तो बच्चों हम डीएनएफ ब्लॉक के माइंड मैप की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए हर एक चैप्टर की, है ना। तो डीएनएफ का माइंड मैप देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमको आना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो आप सब लोग जरूर इसे एक बार सुनेंगे और अपने दिमाग को बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखी है कि द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 से लेके 12। तो हमको ये समझना है कि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अब डी ब्लॉक जो है वो बात करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। हमको ध्यान रखना है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक होते हैं, बट सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों समझना, देखो बच्चों, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स which have partially filled d orbital either in their ground state configuration or in their normal oxidation state। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन ना हो, कब कब, या तो उनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो दिखाते हैं +1 +2 +3, या उनके ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3D सीरीज जो कि शक्ति वक्र मनफे को निकुजेन को लेके बोलती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, वहां पे बच्चे में ये पता होना चाहिए कि वहां पे जो हमारा ये जिंक है, शक्ति वक्र मन फे को नी कु जिंक, जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता, इसको मानते हैं कि सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, देखेंगे आगे क्यों। तो देखो बच्चे, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीसरा पॉइंट है इसका, वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2। ठीक है, n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 तो हमें आना चाहिए। एक्सेप्शन हर जगह आपको बताइए। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 6D सीरीज में सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, तो हमको उसके बारे में इतना जानने की जरूरत देखो बच्चे है। ठीक है, बट हाँ 3D सीरीज शक्ति वक्र मनफे को निकुजन, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी, इन तीनों को हम लोग कहते हैं कि ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो हमेशा फुली फिल्ड रहता है, जिंक कैडमियम मरकरी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो इसलिए हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं कहते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी एंड मैंगनीज these have one or more typical metallic structure at normal temperature, तो हमको ये आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा with the exception of zinc cadmium and mercury these metals are very hard and have low volatility। इसका मतलब क्या है कि जिंक कैडमियम मरकरी को ये इतना हार्ड नहीं मानेंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, तो these elements have melting and boiling point in the row, the melting point of these metals rise to maximum at D5 except for anomalous values of manganese and टेक्नीशियम, ये हमको आना चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो these metals have high enthalpy of atomization। अब देखो क्या होता है कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमको आनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो अगर कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाती है, इसकी वजह से बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि जिंक जो है इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बड़ी कम होती है, रीजन भाई इसमें अनपेड होता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट, हमको आना चाहिए। The filling of 4f before 5d orbital result in a regular decrease in the atomic radii called as lanthanoid contraction, हम सबको आना चाहिए। The net result of it is that the second and third series D series exhibits similar radii। ध्यान रखना, जिरकोनियम और हॉफनियम का अगर एटॉमिक रेडियाई आपसे बोलता है सिमिलर है, तो उसके पीछे रीजन क्या बच्चे कि वो जो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, the first ionization energy in any D series generally increases, but the magnitude of increase in second and third ionization enthalpy of the successive element is much higher along the series। ये statement है जो आपको याद होनी चाहिए assertion और reason के लिए। फिर कहता है बच्चे, the trend of steady increase in the second and third ionization energy for the first transition series breaks for the formation of Mn2+, मतलब Mn2+ से टूट जाता है and Fe3+ respectively as both ions have D5 configuration। हमको पता है अगर कोई D5 या D10 है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The three terms responsible for the value of ionization enthalpy are attraction of each electron towards nucleus,
रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एक्सचेंज एनर्जी, ये ध्यान रखना, ये आईई आयनाइजेशन एनर्जी की 3 फैक्टर्स है जो आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn प्लस इज लोअर देन Cr प्लस एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फिगरेशन, तुमको आना चाहिए। मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2 से लेके +7। स्कैंडियम +2 जनरली अननोन है, स्कैंडियम मेनली आपको बताया +3 दिखाएगा। कॉपर जनरल ऐसा है जो मेनली +1 में पाया जाता है। द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, हमें याद होना चाहिए कि जिंक के सॉल्ट, जिंक के कंपाउंड वो व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी एंड पे इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं होता। ओके, इन ग्रुप नंबर 6 molybdenum and tungsten are found to be more stable than chromium, हमें याद होना चाहिए। among 3D सीरीज एलिमेंट्स E0 जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, सेल पोटेंशियल की, M2 प्लस से जब M जाते हैं तो पॉजिटिव है, ओनली फॉर कॉपर बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर एक्वस, ध्यान रखना इस बात को, Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है among 3D सीरीज द वैल्यू ऑफ E0, M2 प्लस से M जब जाते हैं मैंगनीज निकल जिंक के लिए वो नेगेटिव है, देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड, ये हमें रटा होना चाहिए। In the halide of 3D series, the highest oxidation number are achieved by titanium TiX4, vanadium VF5 and chromium CrF6, ध्यान रखना CrF6 बनता है। Now vanadium +5 halide is represented only by VF5, the other halides undergo hydrolysis to give oxo halides like VOX3। कॉपर 2 के हैलाइड्स नोन है एक्सेप्ट किसके, आयोडाइड के, एनसीईआरटी में लिखा है, आपको आना चाहिए। Now कहता है कि many Cu+1 compounds are unstable in the aqueous solution and they undergo disproportionation, NCERT में लिखा है, हमको आना चाहिए। तो क्या बन रहा है, 2Cu+ से बन गया Cu2+ और Cu, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Cu+ जब Cu2+ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, Cu+ जब Cu में चला आया तो उसका बच्चे रिडक्शन हो गया। तो आप कहते हो कि अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो हम कहते हैं कि वो डिसप्रपोर्शनेशन दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, this stability of Cu2+ aqueous rather than Cu+1 aqueous is due to the much more negative hydration enthalpy of Cu2+ aqueous, ये रटा होना चाहिए कि Cu2+ aqueous की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। Ferrates FeO4 2- are formed in alkaline medium but they readily decompose to Fe2O3 and O2, याद होना चाहिए। The highest Mn fluoride is MnF4, NCERT में लिखा है, आना चाहिए। And the highest oxide is Mn2O7, NCERT में लिखा है, आना चाहिए। Mn2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना। सेंट्रल मेटल एटम मैंगनीज यहाँ +7 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, अच्छा MnO बेसिक होता है। Now Mn2O7 is a covalent oxide, assertion reason का सवाल है, आ सकता है, in which each manganese is tetrahedrally surrounded by O including the MnO-Mn bridge, आना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है। Now oxidizing power आपको दिया होगा VO2+, Cr2O7 2-, MnO4-, ध्यान रखना जैसे जैसे सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बच्चे बढ़ेगी। यहाँ ये +7 दिखा रहा है, यहाँ ये +6 दिखा रहा है, और यहाँ बच्चे ये +5 दिखाता है। Now titanium and vanadium in practice are passive due to dilute non-oxidizing acid at room temperature, ध्यान रखना इस बात को। Now electrode potential of M3+ से अगर M2+ चले गए तो वो ये बताता है वैल्यू कि Mn3+ and CO3+ ions are strong oxidizing agent in their aqueous solution in the 3D series, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये यहाँ पे कहता है कि कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट 3+ पे जाना चाहता है। Now, the ions like Ti2+, V2+, and Cu2+ are good reducing agents among the 3D series, ये हम सबको आना चाहिए। Ti2+, V2+, and Cu2+ are good reducing agents. Now, each unpaired electron has a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. तो मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली का फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल्स टू √n+2, यहाँ पे n का मतलब क्या होता है बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी यूनिट क्या होती है, bm। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है वो मैग्नेटॉन, तो वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक माना जाएगा क्योंकि वहां पे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द कलर ऑफ सम एक्वेटेड ट्रांजिशन मेटल्स जो आपको याद होने चाहिए, पहला है स्कैंडियम 3+, ठीक है, Ti4+, Zn2+, इसका में आना चाहिए। अच्छा इसके अलावा कलरलेस कौन कौन से हो गए, V3+ हो गए, Fe2+ हो गए, Ni2+ हो गए, ग्रीन हो गए आपका बेसिकली Fe3+, येलो, Mn2+, पिंक, ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज
These metals form a large number of complex compounds due to comparatively smaller sizes of the metal ions, their high ionic charges and the availability of d orbitals for the bond formation. तो हमें आना चाहिए कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं. These metals and their compounds are used as a catalyst due to their ability to adopt multiple oxidation state and tendency to reduce the activation energy. ये बात ध्यान रखना सब लोग. Now, when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of these metals, the combination is called as interstitial compounds, which are generally non-stoichiometric. याद रहना चाहिए बच्चे. Due to similar atomic radii, transition metals form alloy. Example, brass जो बनता है copper और zinc का, bronze बनता है copper और tin का. Now, manganese 6, जब manganese +6 दिखा रहा होता है, becomes unstable relative to manganese 7 and manganese 6 in acidic solution. ये आपको आना चाहिए. All the, आप देखोगे यहाँ पे अगेन ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, लाइट लिखी हुई है, हमें आना चाहिए. All the 3D metals form ammo oxides except scandium. मेटल ऑक्साइड बनाएंगे except scandium. Mn2O7 एसिडिक है, Cr2O3 एम्फोटेरिक है और CrO बच्चों बेसिक होता है, ये हमें आना चाहिए. अच्छा, इसके अलावा पता है आपसे पूछेगा कि आप प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 बताओ, तो ये में रटा होना चाहिए कि K2Cr2O7 जो है वो क्रोमाइट और से बनता है. देखो स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है, पहले इसको ट्रीट कर दो Na2CO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको मिल जाएगा Fe2O3 + CO2 + Na2Cr4. आप इसे H2SO4 से करोगे तो ये बन जाएगा आपका Na2Cr2O7. ये ऑरेंज होता है, इसे फर्दर KCl से कर दो, आपको मिल गया बच्चे K2Cr2O7. आगे बढ़कर तो Na2Cr2O7 is more soluble than K2Cr2O7, ये हमें आना चाहिए. अच्छा, एसेशन रीजन में आ सकता है. Chromate and dichromate are interconvertible in the aqueous solution depending upon the pH medium. एनसीईआरटी का सवाल है, देखो आप ध्यान से देखो. तो CrO4 2- जब एसिडिक मीडियम में मिला तो क्या बन गया Cr2O7 2-. जब Cr2O7 2- आपका बेसिक मीडियम में मिला तो बच्चे ये क्या बन गया आपका यहाँ पे CrO4 2-. ध्यान रखना, ये हमें आना चाहिए. नाउ ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमेट आयन है, बगल में डाइक्रोमेट आयन है. ठीक है, तो ये जरूर देख के जाना आना चाहिए. अच्छा, इन एसिडिक सॉल्यूशन K2Cr2O7 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यस, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल में जो लाइन यहाँ पे लिखी है एन फैक्टर कितना आएगा 6. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक था. प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 हम कैसे बनाते हैं? पैरेलोसाइट ओर से बनाते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? MnO2. MnO2 को हमने अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दिया, बन गया K2MnO4. क्योंकि ग्रीन होता है उसको फर्दर हमने एसिडिक मीडियम में, क्या बन गया आपका MnO4-. बट कोशिश करना कि जो एनसीईआरटी की इक्वेशन है वो जरूर याद करना सब लोग. ना सवाल पूछता है कि अगर हमने कल को KMnO4 को डिकम्पोज कर दिया तो क्या बनता है? तो याद होना चाहिए KMnO4 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू K2MnO4 + MnO2 + O2 बच्चे. ना KMnO4 आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है. बेसिक मीडियम में ये KMnO4 जाके बन जाता है MnO4 2-. न्यूट्रल में KMnO4 जाके बन जाता है MnO2 में, ये हमें ध्यान रखना है बच्चे. और एसिडिक में ये जाके बन जाएगा Mn2+ में, ये आना चाहिए. अब KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है I- को I2 में एंड IO3 में रिस्पेक्टिवली. कब? इन एसिडिक, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ध्यान रखना KMnO4 I- से बनाएगा I2. एल्कलाइन सॉल्यूशन में ध्यान रखना ये I- का बनाएगा IO3- आयोडेट. हमें ये याद होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ना हमें कभी भी परमैंगनेट की टाइट्रेशन जो है वो HCl के प्रेजेंस में नहीं करानी चाहिए. क्यों? क्योंकि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HCl के Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चे किसमें? Cl2 में. आगे बढ़ते हैं. अब आ गया जी F ब्लॉक एलिमेंट पे. देखिए तो F ब्लॉक एलिमेंट आपसे कहता है कि जहां पे 4F और 5F की बात करें वो सब कहेंगे कि वो आपका F ब्लॉक एलिमेंट है. तो अगर 4F बढ़ता है उसे कहते हैं बच्चों हम लोग जो है लैंथेनॉइड. अगर 5F शुरू हो उसे कहते हैं एक्टेनॉइड. दोनों को मिलाकर कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो the two series of the inner transition elements like 4F सीरियम से ल्यूटियम and 5F थोरियम से लॉरेंशियम are known as lanthanoids and actinoids. लैंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए 4F 1 to 14 5D 0 to 1 6S2. अच्छा, इससे पहले हम क्या लिखेंगे? Xenon54. ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे ये आपका नोबल गैस है. तो Xenon54 then 4F 1 to 14 5D 0 to 1 6S2. उसके बाद the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium due to poor shielding effect is known as lanthanoid contraction. दिमाग के बैठा लो सब लोग. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है लैंथेनॉइड्स का? +3. हालांकि वो +2 +3 दोनों दिखा सकते हैं. कुछ एलिमेंट्स +4 भी दिखाते हैं, जैसे वहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, क्या लिखा है?
PR, ND, TB, DY also exhibit +4 but only in oxides like MO2. यूरोपियम और YB also exhibits +2, ये रटा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है 1000 से लेके 1200 केल्विन, लेकिन समारियम 1623 केल्विन दिखाता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। Ln3+ ions may be colored due to presence of F electrons। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो कलर का रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ lanthanoids form LnOH का होल थ्राइस which are basic like alkaline earth metal, स्टेटमेंट हमें आना चाहिए। मिश मेटल क्या होता है? एक एलॉय होता है लैंथेनॉइड का। 95% इसमें बेटा क्या होगा आपका? आयरन, सॉरी लैंथेनॉइड एलिमेंट होगा, 5% आयरन होगा, फिर ट्रेसेस ऑफ कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक्टिनॉइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, व्हाई? क्योंकि भाई एक तो सबके सब रेडियो एक्टिव है और वो सबके सब मिलते हैं किसमें? नैनोग्राम क्वांटिटी में। ध्यान रखना इस बात को कि हमारे लिए स्टडी ऑफ एक्टिनॉइड इज वेरी टफ, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5F0214 6D021 7S2, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखना कि ये आएगा आपका रेडॉन के बाद। रेडॉन मतलब क्या हो गया जी? 86, ठीक है। Oh yes. So all the actinoids are radioactive elements. There is gradual decrease in the size of atoms or M3+ ions across the series known as actinoid contraction, which is greater than lanthanoid contraction. तो actinoid contraction lanthanoid से ज्यादा होता है। रीजन भाई actinoid में 5F आता है, ज्यादा बड़ा साइज है, मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। याद है, सबको आना चाहिए। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा, मेनली ये +3 दिखाते हैं, हालांकि ये +2 से लेके +7 तक जा सकते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब अगर बनाएंगे कभी, ज्यादा रिएक्टिविटी अगर कभी होगी तो किसकी होगी? एक्टिनॉइड की होगी। तो एप्लीकेशन देखते हैं। TiO का इस्तेमाल करते हैं पिगमेंट इंडस्ट्री में। MnO2 को यूज करते हैं ड्राई बैटरी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया। TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस, इसे कहते हैं बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट, पॉलीथीन को बनाने में यूज करते हैं। PdCl2 को इस्तेमाल करते हैं वैकर्स प्रोसेस में, इथाइन से इथेनॉल बनाएंगे। और AgBr का इस्तेमाल करेंगे हम लोग फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में बच्चे। तो ये टॉपिक हमें हर हाल में आना चाहिए। ये माइंड मैप था DNF का, 2-3 बार सुनोगे, याद हो जाएगा। अच्छा करो, बस यही एम है सबका, ठीक है बच्चे। आई होप सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।